तो नमस्कार दोस्तों, जापान एक ऐसा देश जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलता है। आज के टाइम पे जापान बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन 80s के टाइम पे इसी जापान में एक ऐसा माफिया गैंग का राज चलता था जिसके हाथों में पूरे जापान का कंट्रोल था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग वीडियो में आए गए हो तो अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कहानी पे बढ़ते हैं। जापान को एक माफिया गैंग धीरे धीरे अंदर से बर्बाद कर रहा था। सन 1881 में इस कहानी की शुरुआत होती है। जापान के कोबे पोर्ट के एक मछुआरे के गरीब परिवार में जन्मा हुआ यामागुची हारुगिची नाम के एक बच्चे से। यह लड़का एक ऐसा समुदाय का हिस्सा था जो पूरे पोर्ट पर मजदूर सप्लाई करते थे और साथ ही छोटी मोटी चोरियां भी करते थे। और फिर 1915 में यामागुची किची ने सिर्फ 50 लोगों को लेकर अपना एक गैंग शुरू किया जिसका नाम रखा गया यामागुची गुमी। गैंग के हर एक मेंबर को अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पड़ता था और गैंग में भर्ती होने से पहले अपने वफादारी को सबूत के तौर पर छोटी उंगली का हिस्सा काट कर देना पड़ता था। इसलिए तुम यामागुची गुमी गैंग के जितने भी मेंबर को देखोगे उन सब का छोटी उंगली कटा हुआ मिलेगा। 1940s तक एक गरीब मछुआरे के शुरू किए हुए इस गैंग ने कुछ ही सालों में जापान का सबसे खतरनाक माफिया गैंग बनकर दिखाया। 2 लाख से ज्यादा गैंगस्टर और 5000 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स इनके अंडर थे। दिन के उजाले में भी ये लोग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग हर तरह का इलीगल काम करते थे और पुलिस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। और इतनी छूट मिलने की वजह से यामागुची गुमी ने 1955 में अपना पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च कर दिया। इलेक्शन जीतकर नोबुसुके किसी बन गए जापान के प्राइम मिनिस्टर, जिनका इनडायरेक्ट लिंक इसी गैंग से था। 1950s तक जापान के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन सब इनके कब्जे में थे। 47 में से 36 डिस्ट्रिक्ट पर इनका कंट्रोल हो चुका था। 1960s तक तो यहाँ का हाल ऐसा था कि बिना इनके रजामंदी के कोई भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता था। सबसे आयरनिकल बात तो ये थी कि इतने सारे क्राइम्स करने के बावजूद भी एक पुलिस सर्वे में सामने आया है कि 10 में से 10 जापानी सिटीजन्स का कहना ये है कि यह देश के लिए जरूरी है, एक नेसेसरी एविल। पुलिस तक इनकी तारीफ किया करती थी। उनके नज़र में ये एक पुराने सामान जैसी जापानीज ट्रेडिशन का हिस्सा था। जापानीज फिल्म्स में भी इनको एक हीरो की तरह देखा गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या बदला, जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज चलती थी वही लोग आज इनको हमेशा के लिए खत्म करने लगे। दोस्तों, ये बात सुनने में आप लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन गैंग्स कल्चर जापान में कोई नई बात नहीं है। ये तो 300 साल से चला आ रहा है। इन गैंग्स को जापान में याकुजा कहा जाता है। 17th सेंचुरी में याकुजा के पास 750 छोटे गैंग्स थी जो चोरी, गैम्बलिंग और ड्रग जैसे काम करती थी। लेकिन याकुजा किसी भी आम गैंग जैसे नहीं थे। इनके कुछ अपने रूल्स होती थी। इनके बॉस ओयाबुन होता था और मेंबर्स कोबुन कहलाते थे, यानी बॉस के प्रति लॉयल बच्चे। जब कोई नया मेंबर ज्वाइन करता था तो वो अपनी छोटी उंगली का एक हिस्सा काट कर ओयाबुन को गिफ्ट करता था अपनी लॉयलिटी दिखाने के लिए। आज भी अगर आप देखोगे तो हर याकुजा के हाथों की उंगली कटी होती है और बॉडी टैटू से भरी होती है। यही उनकी पहचान है। आज का सबसे बड़ा याकुजा ग्रुप है यामागुची गुमी। इसका बेस एक मछुआरे यामागुची हारुकिची ने 20th सेंचुरी में रखा था। हारुकिची पहले ओइसामा हिडेयोशी नाम के एक छोटे गैंग के लिए काम करते थे। 1915 में उन्होंने 50 पोर्ट वर्कर्स के साथ मिलकर एक नई गैंग शुरू की, मॉडर्न डे यामागुची गुमी। क्योंकि ये गैंग पूरी तरह लेबर कम्युनिटी से भरी थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में रियल एस्टेट ग्रोथ आया तो ये लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगे, नाइट क्लब से भी प्रोटेक्शन मनी वसूल करने लगे। इन सब से इनका पैसा और पावर दोनों बढ़ने लगे। यामागुची गुमी तब तक एक नॉर्मल गैंग ही थी, लेकिन सब कुछ बदल गया 1940s के एंड तक, जब CIA के नजर इन पर पड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सरेंडर किया। अलाइड पावर्स के प्रेशर में यूएस ने कम्युनिस्ट लीडर्स को जेल से रिहा किया। साथ ही यूएसएसआर ने जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी JCB को फंडिंग देना भी शुरू कर दिया। सिर्फ 2 सालों में JCB का मेंबर 100 से बढ़कर 1 लाख तक हो गया था। 1949 के इलेक्शन में लोगों ने JCB को वोट तक दे दिया। कम्युनिज्म के इस बढ़ते प्रभाव को देखकर यूएस काफी घबरा गए। तब
यूएस आर्मी जनरल डगलस मैकार्थर जो जापान के इंचार्ज थे, उन्होंने जेसीबी पर बैन लगवा दिया और 11,000 कम्युनिस्ट लिंक्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लेकिन यूएस का असली एम था जेसीबी को जड़ से मिटा देना और उसके लिए उन्होंने यामागुची गुमी का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। सीआईए ने पहले याकुजा के कुछ मेंबर्स को हायर किया, उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट अटैक करवाया। जैसे मत्सुकावा ट्रेन को याकुजा ने गिरा दी, जिससे 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए। सीआईए का प्लान था कि इसका ब्लेम जेसीबी पर जाए। एक राइटर वातारू काजी को भी याकुजा से किडनैप करवाया गया और 1 साल तक नहीं छोड़ा गया। सीआईए ने उस राइटर को अपनी कस्टडी में रखा और दूसरे राइटर को धमकियां भेजनी शुरू की। ऐसे छोटे बड़े कई किडनैपिंग और अटैक सीआईए ने याकुजा के थ्रू करवाए, जिससे उनका डर और बढ़ता गया। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए इस ऑपरेशन से पैसा भी कमा रहे थे। सीआईए याकुजा को यूएस मेड वेपन्स सप्लाई कर रहा था, वो भी कई गुना महंगी प्राइस पर। $100 की गन याकुजा को $2,000 में बेची जा रही थी। इस गन की ट्रेड से सीआईए को मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हो रहा था। सीआईए के सपोर्ट से याकुजा ने ड्रग स्मगलिंग भी शुरू कर दी, जिससे उनकी आधी इनकम आ रही थी। लेकिन इसका इफेक्ट ये हुआ कि सिर्फ 4 सालों में जापान में ड्रग्स का इस्तेमाल भयानक स्पीड से बढ़ गया था। और हाँ, ये सब बातें मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ, ये सब बातें सीआईए के डिक्लासिफाइड फाइल में लिखा हुआ है। खुद सीआईए ने एक्सेप्ट किया कि उनकी वजह से याकुजा इतने बड़े क्राइम ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट बन पाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, सीआईए पूरी तरह से यूएसएसआर इन्फ्लुएंस को खत्म करने पर तुली हुई थी और इसी मिशन के लिए याकुजा जैसे बड़े माफिया ग्रुप का सपोर्ट लेना उनके लिए एक स्मार्ट मूव था। लेकिन इसी कारण एक छोटी सी गैंग यामागुची गुमी को उन्होंने वेपन्स और फंडिंग देकर बड़ी पावर बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे याकुजा की एंट्री जापानीज मीडिया वर्ल्ड में भी होने लगी। 1946 में जैसे ही ताओका काजुओ जो गैंग के 3rd जनरेशन लीडर थे, उन्होंने लीडरशिप संभाली। उन्होंने एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च की। इस एजेंसी के थ्रू याकुजा फिल्म स्टार और पॉपुलर सिंगर्स के साथ काम करने लगे और उनके साथ म्यूजिक एल्बम्स और मूवीज प्रोड्यूस करने लगे। उस वक्त याकुजा कई मशहूर आर्टिस्ट जैसे मिसोरा, हिबारी और तबाता योशियो के साथ काम कर चुके थे। ताओका काजुओ के लीडरशिप के नीचे याकुजा ने एंटरटेनमेंट फील्ड में भी अपना नाम बना लिया था। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब इनके टैलेंट एजेंसी के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि कई लोग इनके साथ जुड़कर एकदम से सुपरस्टार बन गए थे। और ऑब्वियस बात है कि याकुजा के पास जो ब्लैक मनी था वो मूवीज और म्यूजिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके वाइट करना चाहते थे। फिल्म इंडस्ट्री से लिंक होने से यामागुची गुमी एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। लेकिन 1950s में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें याकुजास को लिटरली लोगों ने देशभक्त समझना शुरू कर दिया। कोबे सिटी में एक राइवल गैंग थी, सेंगोकुचिन गैंग, जिसमें मोस्टली चाइनीज, ताइवानीज और कोरियन लोग शामिल थे। उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी किडनैप कर लिया था। लेकिन उस वक्त जापान की पुलिस के पास वेपन्स नहीं थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। मजबूरन पुलिस ने यामागुची गुमी से मदद मांगी। यामागुची ने बिना देरी किए हाँ बोल दिया और सेंगोकुचिन गैंग पर अटैक करके उन्हें कोबे से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। इस घटना से 2 बड़े चेंजेस हुए। एक तो पुलिस ने यामागुची के एहसान मान लिया, दूसरा क्योंकि सेंगोकुचिन गैंग जापानीज नहीं थे, यामागुची गैंग को एक नेशनलिस्ट इमेज मिल गया। इसके बाद तो याकुजा की किस्मत ही बदल गई। देश में गैंग कल्चर का एक ट्रेंड बन गया। यूथ का ट्रस्ट पुलिस और आर्मी से ज्यादा याकुजा पर होने लगा। सोचिए, जापानीज आर्मी से ज्यादा लोग याकुजा में जुड़ चुके थे। साथ ही कई नए छोटे और बड़े माफिया ग्रुप्स भी उभर कर सामने आने लगे थे। इस पीरियड में लगभग 5200 याकुजा गैंग पूरे जापान में एक्टिव हो चुके थे और इन 5200 ग्रुप्स के अंदर सिर्फ यामागुची गुमी के अंदर ही करीब 500 गैंग्स आते थे। टोटल 9440 मेंबर थे। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यामागुची गुमी का एक सुप्रीम लीडर होता था जिसे ओयाबुन बोला जाता था। उसके अंदर 103 रीजनल बॉसेस होते थे जो अलग अलग जोन को लीड करते थे। उस टाइम तक यामागुची गैंग इतनी पावरफुल हो चुके थे कि जापान के 47 में से 36 डिस्ट्रिक्ट उनके कंट्रोल में था।
यानी एक तरीके से ऑलमोस्ट पूरा जापान इनके कंट्रोल में हो चुका था। गैंग ने अलग अलग सेक्टर में करीब 5000 कंपनीज खोल ली थी, जिसके थ्रू वो हर साल लगभग 10 बिलियन येन कमा रहे थे। और याद रखना, मैं ये 1950s की बात कर रहा हूँ। तब के टाइम 10 बिलियन येन मतलब इतना बड़ा नंबर है, सोच भी नहीं सकते। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माफिया ग्रुप्स ओपनली बिजनेस करते थे और फिर भी पुलिस इनके तारीफ किया करते थे। अब इसका एक सॉलिड रीजन ये था कि याकुजा लोग हर साल अपने प्रॉफिट में से 500 मिलियन येन पुलिस को मंथली शेयर दिया करते थे। अब इतने पैसों के लिए क्रिमिनल्स को संभालना पुलिस के लिए एक प्रॉफिटेबल डील बन जाती थी। ये बात तो क्लियरली दिखता है कि यामागुची गैंग सिर्फ क्राइम में नहीं बल्कि फैशन और पॉलिटिकल नेटवर्क में भी फुल्ली सेट हो चुके थे। लेकिन एंड में गैंगस्टर तो गैंगस्टर ही होता है, उनके पास लॉफुली पावर नहीं थे और इसी कमी को यामागुची ने महसूस किया। अपनी पॉलिटिकल रीच बढ़ाने के लिए उन्होंने टॉप लीडर्स को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके रैलीज में मदद, ऑपोजिशन को दबाने का काम, सब कुछ। लेकिन 1955 में यामागुची ने एक कदम और आगे बढ़ाकर अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी, जो बाय द वे आज भी जापान की रूलिंग पार्टी बनी हुई है। पार्टी के शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद उन्होंने अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया। इंडोनेशिया की मशहूर पॉलिटिकल मैगजीन टेम्पो के कवर आर्टिकल के हिसाब से फॉर्मर पीएम शिंजो और नोबुसुके किसी पहले ही यामागुची ग्रुप से जुड़े हुए थे और वही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के फाउंडिंग मेंबर भी थे। एक्चुअली इस पार्टी की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएस के रियोन्ड जर्नलिस्ट टिम वाइनर ने अपनी बुक लेगेसी ऑफ एसेस में लिखा है कि 1949 के इलेक्शन के बाद जब लेफ्ट विंग प्रैक्टिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी, तब किसी ने सीआईए की मदद से सारे राइट विंग फोर्सेस को इकट्ठा किया और यामागुची की फंड्स यूज करके एलडीपी की बेस तैयार की गई। सीआईए का सपोर्ट इतना सॉलिड था कि पहले ही 1955 में जनरल इलेक्शन में एलडीपी मेजोरिटी जीत गई और नोबुसुके बन गए जापान के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसका कनेक्शन सीधा अंडरवर्ल्ड से था। ये इमेजेस जो अब स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 1960s के हैं, जब याकुजा अपने इलीगल काम एकदम ओपनली ऑपरेट करते थे, प्रॉपर ऑफिस बना के। शायद दुनिया का पहला और अकेला ऐसा गैंग था जो क्राइम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। 1960s में जब यूएस प्रेसिडेंट एसेनहावर का जापान टूर होने वाला था, तब कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग फुल स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूजुअली ऐसे प्रोटेस्ट पुलिस संभालते हैं, पर इस बार जापान की सरकार ने यही जिम्मेदारी याकुजा को दे दी। करीब 40,000 याकुजा मेंबर्स ने प्रोटेस्ट को फोर्स से दबा दिया। अगले कई दिनों तक यामागुची गुमी का रूल बिना किसी रुकावट के चलते रहा, कोई भी उनका सामना नहीं कर रहा था। लेकिन जुलाई 1981 में एक बड़े ट्विस्ट ने सब कुछ बदल दिया। यामागुची के थर्ड जनरेशन बॉस काजुओ ताओका की मौत हो गई। अब नया लीडर कौन बनेगा, इस बात को लेकर गैंग के अंदर अफरा तफरी शुरू हो गई। मासाहिसा ताकेनाका और हिरोशी यामामोटो दोनों ही अगले ओयाबुन बनना चाहते थे। इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 104 सब गैंग लीडर्स ने वोट किया। ताकेनाका को 57 वोट मिले और वो नया हेड बन गया। हार से गुस्से में आकर यामामोटो ने अपने 18 लॉयल बॉसेस के साथ मिलकर एक नई गैंग बना डाली। नाम था उसका इचिवा काई। कुछ ही दिनों में इस नए ग्रुप के साथ 6000 लोग जुड़ गए, जो यामागुची के आधे स्ट्रेंथ के बराबर था। लेकिन यामागुची ग्रुप ने कुछ अलग स्ट्रेटेजी का यूज करके उन 6000 लोगों में से 3000 लोगों को अपने तरफ वापस कर लिया और इसी वजह से यामामोटो गुस्से में आकर 26 जनवरी 1985 को उसने ताकेनाका पर असोल्ट करवा दिया और उसका मर्डर कर दिया। उसके तुरंत बाद यामागुची ने इचिवा काई के खिलाफ वार छेड़ दिया। पुलिस ने तुरंत उनके ऑफिसेस पर रेड की और सारे वेपन्स सीज कर दिया, पर याकुजा यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। उन्होंने यूएस से रॉकेट लॉन्चर्स और एटॉमिक वेपन्स मंगा लिए थे और इचिवा काई के अगेंस्ट अपना वॉर कंटिन्यू रखा। ये बैटल जापान के 300 साल पुराने गैंग कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो चुका था। इस दौरान देश भर में 200 से ज्यादा फायरिंग केसेस रिकॉर्ड हुए। लोग पब्लिक प्लेसेस में भी सेफ नहीं थे। नॉर्मल लोग गैंग वॉर से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि पब्लिक प्रेशर बढ़ गए थे। फिर आया 2 मेजर ट्रिगर्स जिन्होंने गवर्नमेंट का स्टैंड ही चेंज कर दिया।
पहला जो याकुजा को इनडायरेक्ट सपोर्ट करती थी अब खुद उनका अगेंस्ट हो गया। 1980s में जापान एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, पर फिर भी याकुजा लोग बिजनेस ओनर से प्रोटेक्शन मनी लेना बंद नहीं कर रहे थे। याकुजा के क्राइम्स के अगेंस्ट फाइनली 1992 में जापान की पार्लियामेंट एंटी वोडियो कुंडन लॉ पास किया, जिसे आज एंटी गैंग लॉ से भी जाना जाता है। इस लॉ के बाद माफिया गैंग के ग्रुप्स में क्रैकडाउन होने लगा, इनके पब्लिक ऑफिसेस बंद करवा दिए गए, इनके नाम पर रजिस्टर्ड कंपनीज और प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने सीज कर लिया, सीनियर लीडर्स को जेल भेज दिया गया। लोगों ने अपने घर पर और शॉप पर नो याकुजा वाले बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा एक सोशल बॉयकॉट मूवमेंट चालू हो गया और 1994 तक टोटल 192 गैंग्स पूरी तरह से खत्म किया जा चुका था और इसी दौर से लगभग जापान से याकुजा का राज खत्म हो गया था। और यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि ऐसे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।